भारत के ही मुंबई की तरह कराची पाकिस्तान की धड़कन और उसकी आर्थिक राजधानी है। वहां का एक ऐसा शहर जहां सड़कों पर हर रोज लाखों की भीड़ बहती है, जहां के बंदरगाहों से पूरी दुनिया में सामान रवाना होता है। दिन रात 24 घंटे रोशनी में डूबा हुआ एक ऐसा शहर जो पाकिस्तान में कभी सोता नहीं है। लेकिन एक वक्त था जब यही शहर अपनी रफ्तार खुद नहीं तय करता था। यह शहर चलता था एक आवाज के इशारे पर। हाँ, एक आवाज, एक ऐसी आवाज जो लंदन से उठती थी और कराची के गलियों में गूंजती थी। एक ऐसा नाम जिसकी धमक से बड़े बड़े जर्नल्स के पेशानी पर पसीना आ जाता था। वो भी तब जब वो शख्स पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की नसों में दौड़ता था। जैसे कभी मुंबई दाऊद इब्राहिम की उंगलियों पर नाचती थी, वैसे ही कराची उसके इशारों पर थिरकता था। वो जो कहता था वही कानून बन जाता था। वो जो सोचता था वही हकीकत बन जाती। वो जो चुप हो जाता तो पूरा शहर सांसें रोक लेता, और जब वो गुनगुनाता तो कराची झूम उठता। एक इशारा और मिनटों में पूरा शहर बंद। ना कोई दुकान खुली रहती, ना ट्रैफिक, ना कोई सांस, सिर्फ सन्नाटा और उसका खौफ। उस शख्स का नाम था अल्ताफ हुसैन, द वन एंड ओनली कराची का अनकहा हुक्मरान। मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। लेकिन सवाल यह है कि जिसने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर पर 3 दशक तक राज किया, जिसके एक फोन कॉल से पूरा कराची बंद हो जाता था, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि आज वही आदमी ब्रिटेन की सड़कों पर अकेला भटक रहा है? आखिर क्यों कराची के डॉन कहे जाने वाले अल्ताफ ने भारत के पीएम मोदी को कहा, आप मुझे अपने देश में शरण दे दो? क्या जैसे दाऊद भारत का गद्दार बन पाकिस्तान में छिपा है, वैसे ही अल्ताफ भारत में रहना चाहता है? आखिर क्या है उसके अर्श से फर्श पर पहुंचने की पूरी कहानी? आइए आपको एकदम शुरू से बताते हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए कहानी में अंत तक। उनका दुश्मन साबित किया गया सिर्फ इसलिए कि मैंने इन बड़े जागीरदारों, बड़े बड़े जर्नलों के आगे सर झुकाने और अपना नजरिया बेचने, बिल्डिंग बनाने, इंडस्ट्रियां बनाने, मुल्क का खजाने से कर्जे लेके दौलतमंद बनने से मैंने इनकार किया। आजादी के बाद जब भारत पर लकीर खींची गई तो एक नया मुल्क बना पाकिस्तान, और शुरू हुआ बंटवारे का खेल। पाकिस्तान से बहुत लोग भारत में भी आए और भारत से बहुत से लोग पाकिस्तान पहुंचे, जिन्हें वहां मुहाजिर कहा गया। यानी भारत से पाकिस्तान पहुंची वो आबादी जो शरणार्थी थे। तो पाकिस्तान के इसी हुजूम के बीच साल 1953 में जन्म होता है अल्ताफ हुसैन का, जो कायदे से भारत के उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आए थे और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में बस गए। शुरू में पाकिस्तान में इनकी स्थिति अच्छी थी, सरकार और प्रशासन में इनका दबदबा था, लेकिन धीरे धीरे वहां पंजाबी और पश्तूनों का प्रभाव बढ़ने लगा और मुहाजिरों को हाशिए पर धकेला जाने लगा। फिर पाकिस्तान में हुए इसी उपेक्षा और गुस्से से निकला अल्ताफ हुसैन, जिसने साल 1978 में ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई और देखते ही देखते वो मुहाजिरों के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरने लगे। फिर आगे चलकर साल 1984 तक इस छात्र संगठन ने पूरी तरह से राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया, जिसे जाने जाने लगा MQM, यानी मुहाजिर कौमी मूवमेंट के नाम से। अब पार्टी के नाम में ही मुहाजिर शब्द था, यानी यह साफ था कि यह पार्टी सिर्फ मुहाजिरों के हक के लिए बनी थी, यानी वो लोग जो भारत से पाकिस्तान पहुंचे थे। MQM न सिर्फ एक पार्टी बनी, बल्कि वो ताकत भी बनने लगी जिसके खिलाफ जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। MQM का एक ही नियम था, अल्ताफ हुसैन की आलोचना मत करो, लेकिन जो करता वो जिंदा नहीं रहता। यहां तक कि पार्टी में शामिल होने के लिए एक शपथ पत्र भी भरवाया जाता था,
जिसमें लिखा होता था, अगर मुझे MQM या अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कोई साजिश का पता चले तो मैं तुरंत इसकी जानकारी पार्टी को दूंगा, चाहे वो साजिश करता मेरा भाई, बहन, माँ, पिता या कोई दोस्त ही क्यों ना हो। कुछ ऐसे ही MQM ने तेजी से पाकिस्तान में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। फिर 1980 के दशक में जब कराची में मुहाजिर पश्तून दंगे हुए तो अल्ताफ ने पार्टी को हथियार बंद करना शुरू कर दिया और अमेरिका से अफगानिस्तान में लड़ने जा रहे हथियार पाकिस्तान में MQM तक पहुंचने लगे। फिर देखते ही देखते ये पार्टी पाकिस्तानी कानून के मुताबिक एक मिलिटेंट संगठन में बदल गई। इसके बाद तो कहते हैं कि MQM ने कराची के इलाकों में अपनी सड़क छाप राजनीति शुरू की। MQM के गुंडे आते, दुकानों को बंद करवाते, विरोधियों को गोलियों से भून देते, लाशों को बोरियों में भरकर फेंका जाता और इस खूनी खेल को MQM का संदेश कहा जाता। कराची के लोग कहते थे कि भाई की इजाजत के बिना यहां पत्ता भी नहीं हिल सकता। भाई यानी वहां का भाई अल्ताफ हुसैन। फिर 1990 का दशक आते आते MQM पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और अल्ताफ हुसैन कराची का निर्विवाद राजा बन गया। वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सरकार में शामिल हो गया, लेकिन उसके आतंक राज से सेना परेशान हो गई। सेना का तो अंदेशा ये था कि MQM पाकिस्तान की अखंडता के लिए खतरा है, इसलिए उसे साफ करना होगा। अब पाकिस्तान की जिस सेना ने आज तक वहां कोई स्थिर सरकार नहीं बनने दिया, उसके लिए अल्ताफ कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे कागजों के मुताबिक बताया जाता है कि साल 1992 में तत्कालीन दिवंगत प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने सेना भेजकर कराची में MQM और उसके नेताओं को ठिकाने लगाना शुरू करवा दिया। पर असल में ये सेना का ही काम था, जिन्होंने MQM के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया, जहां हजारों MQM कार्यकर्ताओं को या तो मार दिया गया या उन्हें गायब करवा दिया गया। आलम यह हुआ कि अल्ताफ को अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान से लंदन भागना पड़ा, हमेशा के लिए। वहां जाकर उसने कुछ साल बाद ब्रिटिश नागरिकता ले ली, लेकिन कराची पर उसकी पकड़ कम नहीं हुई थी, क्योंकि उसके मुहाजिर अब भी वहां एक्टिव थे, जिनके लिए सबसे बड़ा हथियार था अल्ताफ का एक फोन। इधर लंदन से पाकिस्तान एक फोन कॉल आती और कराची थम जाता था। बस एक आवाज आती थी कि भाई बोल रहे हैं, और बस इतना ही सुनते MQM के गुंडे दुकानों को जबरदस्ती बंद करवा देते, टीवी चैनलों को धमकाते और कराची के हर कोने में MQM का डर फैला देते। सब कुछ पहले जैसा चलता रहा, लेकिन ज्यादा वक्त तक नहीं। अल्ताफ के बिना पाकिस्तान में MQM का पतन शुरू होने लगा था। MQM के खिलाफ पहला बड़ा झटका आया साल 2007 में। उस साल इमरान खान की PTI पार्टी और वकीलों का आंदोलन जोरों पर था। इस आंदोलन के समर्थकों को MQM के गुंडों ने खुली सड़कों पर गोलियों से भून दिया। इसके बाद यह पहली बार था जब कराची की आम जनता, जो MQM के लीडर अल्ताफ हुसैन को तसल्ली से सुनते थे, वो उनके खिलाफ ही खड़े हो गए। इसके बाद साल 2010 में MQM के को फाउंडर इमरान फारूक की हत्या हो गई। पाकिस्तान में नहीं बल्कि विदेश में। इमरान को लंदन में चाकुओं से गोद कर मारा गया, क्योंकि शक ये था कि इमरान फारूक MQM को छोड़कर एक नई पार्टी बनाने वाला था। इस हत्या में शक की सुई अल्ताफ हुसैन पर गई। याद है ना आपको उनका वो शपथ पत्र जिसमें लिखा होता था कि पार्टी के खिलाफ और अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कोई नहीं जाएगा, और अगर गया तो क्या होता है। इसका एक नमूना ये था। ब्रिटिश सरकार ने जांच शुरू कर दी और धीरे धीरे अल्ताफ की जो अजय छवि थी वो टूटने लगी। फिर MQM को साल 2013 के चुनाव में एक और जबरदस्त झटका लगा। हुआ यह कि कराची में इमरान खान की पार्टी PTI ने MQM के वोट काट लिए और MQM के जो बचे कुचे रसूख थे वो भी अब खत्म हो गए। इसके बाद तो जैसे अल्ताफ के तेवर ही बदल गए, और फिर लंदन में बैठे बैठे अल्ताफ ने अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा वैसा कह दिया कि उसकी असली परेशानी यहां से शुरू हो गई। दरअसल हुआ क्या था कि साल 2016 में अल्ताफ हुसैन ने एक गलती कर दी। उसने अपने ही मुल्क पाकिस्तान को दुनिया का कैंसर कह दिया।
अब इस पर हो सकता है कि पाकिस्तान के बाहर वाले लोग कहेंगे कि इसमें उसने गलत क्या कहा, पर देखो जैसा भी हो, पाकिस्तानियों के लिए वो उनका अपना मुल्क है और पाकिस्तानी के लिए ये अपमान है कि कोई उसके देश को दुनिया का कैंसर कहे। बस यहीं से अल्ताफ हुसैन के लिए भी सभी दरवाजे पाकिस्तान से बंद होने लगे। यहां तक कि पाकिस्तान में MQM के जो लीडर्स थे, जो उन्हें अपना मेन लीडर मानते थे, उन्होंने भी अब पाकिस्तान में बैठकर खुद को अल्ताफ हुसैन से अलग करना शुरू कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे दाऊद के गद्दार बनते ही बड़े बड़े लोगों ने उससे किनारा कर लिया, जो पहले ये कहते हुए घूमते थे कि मेरी तो भाई से दोस्ती है, वो अब दाऊद के गद्दार बनने के बाद कहने लगे मैं तो भाई को जानता ही नहीं हूं। कुछ ऐसा ही अल्ताफ हुसैन के केस में भी होना शुरू हो गया। अब अल्ताफ का केस न सिर्फ दाऊद से मिलता जुलता है बल्कि उससे भी आगे बढ़ गया। आलम यह हो गया पाकिस्तान में कि टीवी चैनलों पर उसका नाम तक लेना बंद कर दिया गया। अब हालात तो ये हो गए कि जो आदमी कराची में आतंक का दूसरा नाम था, वो अपने ही लोगों के लिए दुश्मन बन गया, उनका गद्दार बन गया। और जब अल्ताफ के पास कोई और सहारा नहीं बचा तो उसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शरण की भीख मांग ली। न सिर्फ शरण की बल्कि आर्थिक मदद भी मांगी। कुछ साल पहले यही अखबार का हेडलाइन था एक सुबह कि MQM लीडर अल्ताफ हुसैन ने PM मोदी से मांगी मदद, न सिर्फ मदद बल्कि आर्थिक मदद भी। हालांकि ऐसा कुछ होते हुए तो दिखा नहीं आगे कि PM मोदी ने अल्ताफ हुसैन की कुछ मदद की हो या अल्ताफ हुसैन भारत में आ गया। लेकिन जो आदमी कभी पाकिस्तान की सत्ता को हिलाने का दम रखता था, वो आज ब्रिटेन की सड़कों पर अपने अस्तित्व की भीख मांग रहा है। कभी कभी तो कॉमेडी करते हुए भी नजर आते हैं, जो कभी पाकिस्तान में दुकानें बंद करवा देता था। अब सवाल यह है कि क्या भारत उसे शरण देगा आगे चलकर? क्या वो दाऊद की तरह ही भारत में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ काम करेगा, या फिर अल्ताफ हुसैन भी इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा जैसे वो कभी था ही नहीं? हालांकि मुझे तो लगता है कि अल्ताफ हुसैन इतिहास के पन्नों में ही दफन होगा, क्योंकि और कुछ तो होने जैसा लग नहीं रहा है। बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट जरूर करें। और हाँ, आज की जो ये कहानी है अल्ताफ हुसैन की कहानी, पाकिस्तान के कराची के अल्ताफ हुसैन की कहानी, ये आदित्य सिंह की फरमाइश थी। वो काफ़ी दिन से कह रहे थे कि अल्ताफ हुसैन की कहानी सुनाइए, कराची के बहुत बड़े डॉन हैं, बहुत कुछ किया उन्होंने, उनके बारे में भी बताइए। तो स्टोरी की पाइपलाइन काफ़ी लंबी थी, कई कहानियाँ लाइनअप में था। मुंबई की भी एक कहानी थी, मुन्ना झिंगाड़ा की, जो आपने सुनी, बातचीत हुई थी, किसी का कॉल आया था, तो बहुत कुछ था। इस वजह से इस कहानी को लाने में देर हुआ। आदित्य सिंह बार बार मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, तो ये कहानी आदित्य सिंह आपके लिए थी। अगर आप भी कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो आप भी कमेंट जरूर करें, और अगर उसके बारे में भी आपके पास कोई जानकारी है तो वो भी मैसेज पर लिखें। हम आगे चलकर देखेंगे कि उस पर कहानी ला सकते हैं या नहीं, और अगर ला सकेंगे तो कमेंट में भी आपको जवाब मिल जाएगा, और बहुत जल्द चैनल पर भी आपकी फरमाइश की कहानी देखने को मिलेगी पंचम प्रकाश की जुबानी। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर कहानी का अपडेट आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचते रहें। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ ऐसे ही हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।